बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, कल हमने प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के हालात ज़िंदगी और ख़साइस कलाम के हवाले से पढ़ा। आज हम उनके ख़ाकों के मजमुआ गंज हाय गिरा माया से एक ख़ाका एहसन मारवी के नाम से है, जिसकी रीडिंग करेंगे। एहसन मारवी दरअसल अलीगढ़ की एक पसंदीदा शख्सियत थे, जिनके बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने एहसासात और तासुरात को कलमबंद किया है। हम कल भी बात कर चुके हैं कि प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के ख़ाकों के दो मजमूए गंजहाए गिरा माया और हम नफसाने रफ्ता के बारे में कि ये उनके सवानी ख़ाकों के मजमूए हैं, और जो आज हम ख़ाका पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक तरह से सवानी ख़ाका है। मौलाना सैयद अली एहसन साहब एहसन मारवी मरहूम के साथ शोबा उर्दू में सालहा साल काम करने का इत्तफ़ाक़ रहा। सालहा साल यानी कई सालों तक। इस दौरान में मरहूम की सदहा खूबियाँ हम सब के सामने आईं। सदहा सैकड़ों शोबे को उनसे बड़ी तक़वियत थी, ताकत थी, क़ुव्वत थी, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर उनका नाम बड़ी इज़्ज़त व मोहब्बत से लिया जाता था। उनके ख़ानदान की बुज़ुर्गी का दूर नज़दीक शोहरा था। दूर नज़दीक शोहरा मतलब होता है मशहूरी, शोहरत। उर्दू दां तबके में उर्दू दां तबका यानी उर्दू ज़ुबान व अदब को समझने वाले और बोलने वाले लोग वो बड़ी तौक़ीर की नज़रों से देखे जाते थे। तौक़ीर, इज़्ज़त और वक़ार की नज़रों से। वो ज़बान के मुस्तनिद आलम थे। मुस्तनिद वो होता है तस्लीम शुदा, माना हुआ आलिम, इल्म रखने वाला, और इस बारे में उनके फ़ैसले अक्सर व बेशतर बेचूनो चुरा तस्लीम किए जाते थे। बेचूनो चुरा यानी किसी एतराज़ के बग़ैर, किसी पसो पेश के बग़ैर। हर तरह की सोसाइटी में अपनी खुशदिली और मसाइल को मुनक्काह करने के बड़े दिलदादा थे। दिलदादा होता है शौकीन थे। मुनक्काह का माना होता है तहकीक से साबित करना, किसी मसले को हल करना, मुदल्लल अंदाज से हल करना। जो बात नहीं मालूम होती थी उसको दूसरे से पूछ लेने में, हाँ वो उनसे कितना ही छोटा क्यों ना होता, मुतलिक तामुल ना करते थे। मुतलिक बिल्कुल भी, तामुल हिचकिचाना, हेजिटेट करना। अब आज के दौर में देखा जाए तो ये चीज़ हमारे यहाँ बड़ी पाई जाती है कि जो बड़े लोग होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समझते हैं कि जैसे वो इल्मे कुल हैं। ऐसा नहीं होता। इंसान ज़िंदगी में हर लम्हे सीखता है। कुछ ऐसी बातें बड़ों को छोटों से मालूम हो जाती हैं जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखी होती। तो वैसे भी किसी से पूछ लेना और उससे सीख लेना ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं आपको आता हो। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता और आप उसका इकरार कर लेते हैं तो ये भी एक तरह से इल्म है आपके पास। मज़ीद लिखते हैं, हम सब ने अक्सर देखा कि शोबे में बैठे हुए हैं और बातों बातों में कोई लफ्ज़ या मुहावरा ऐसा आ गया जिसकी सेहत या महल्ले इस्तेमाल पर इख्तलाफ आ रहा हो। सेहत से मुराद है कि उसकी दुरुस्ती या सही, महल्ले इस्तेमाल के उसका मौका महल यानी किस जगह पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इख्तलाफ आरा यानी मुख्तलिफ़ आरा में इख्तलाफ है, मुख्तलिफ़ लोगों की राय में फ़र्क है। फ़ौरन उसकी टो में लग गए। टो जुस्तजू करना, तलाश करना। अक्सर ये महसूस होता जैसे खोए से हैं यानी गुम से हैं। बार बार हवाले की किताबों की वर्क गिरदानी करते, वर्क उल्टते पलटते। मतलब बरआरी ना होती, मतलब बरआरी होना यानी मतलब पूरा होना। तो बिला किसी लिहाजो तामुल के हाजरीन को लाइब्रेरी में चले गए। हाजरीन को छोड़ा, लाइब्रेरी में चले गए। वहाँ भी काम ना चला तो कई दिन इसी उधेड़ बुन में रहे। उधेड़ बुन होता है कोशिश में रहना। बिलाखिर बात वाज़ेह हो गई तो खुश उस दिन की सोहबत में बैठने वालों को फ़र्दन तहकीकात के नताइज बताते, यानी हर एक के पास जाके उनसे वो जो रिसर्च और तहकीक के नतीजे में
جو مطلب یا معنی ان کو حاصل ہوا وہ جا کے ان کو شیئر کرتے اور بتاتے۔ باہر سے اکثر استفسارات آتے رہتے، استفسارات، سوالات لوگ پوچھتے اور تمام تر احسن مرحوم ہی کے سپرد کیے جاتے۔ ان پر وہ بڑی محنت اور بڑی جستجو و تحقیق کے بعد جواب مرتب فرماتے۔ سند میں اساتذہ کے شعر فلفور فوراً سے جلدی سے پڑھتے، کہتے تھے استاد داغ مرحوم کے آخری دور میں ان کے حلقے میں بیٹھنے والوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ الفاظ کی تذکیر و تانیث یعنی مذکر مونث یا محلِ استعمال کے بارے میں استاد سے فرمائش کرتے رہتے کہ وہ ان الفاظ کو اشعار میں استعمال کرتے۔ استاد اس فرمائش کو بڑی خوشی سے پورا کرتے۔ اس سے داغ مرحوم کے شاگردوں میں تحقیق الفاظ یعنی الفاظ کے بارے میں تحقیق کرنا، چھان پھٹک کرنا اور محلِ استعمال سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ جو استفسارات یعنی جو سوالات باہر سے شعبہ اردو میں آتے ان پر مرحوم کا محاکمہ ہوتا ہے، حتمی فیصلہ یا بحث کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے بڑے مارکے کا ہوتا۔ وہ اس قسم کی بحث میں لفاظی کو دخل نہ دیتے۔ لفاظی ہوتا ہے کہ صرف جان بوجھ کر بغیر ضرورت کے استعمال کا الفاظ کا استعمال کرنا، بغیر ضرورت کے الفاظ کا استعمال کرنا جان بوجھ کر لفاظی، بلکہ بڑے مستند دلائل اور حوالے پیش کرتے۔ دلیل کی جمع یعنی ثبوت پیش کرتے، مستند تسلیم شدہ۔ اکثر استفسار کرنے والے بعد میں لکھتے کہ مولانا مرحوم ہی کا فیصلہ قول فیصل قرار دیا گیا، یعنی حتمی اور آخری فیصلہ جو ہے قرار دیا گیا، وہ بات جس پر قول فیصل ہوتا ہے، وہ بات جس پر فیصلہ ہو جائے۔ مرحوم کے پاس اردو کتابوں کا بہت اچھا اور بیش قیمت ذخیرہ تھا۔ بیش قیمت یعنی قیمتی کتابیں بڑے شوق محبت سے جمع کرتے۔ کہتے تھے 2 چوریاں جائز ہیں، ایک دل کی اور دوسری کتاب کی۔ مولانا کی خدمت میں ہم سب بے تکلف اور شوق تھے۔ مرحوم بھی ترکی بترکی جواب دیتے، یعنی جوں کا توں لفظ بہ لفظ جواب دینے میں تامل نہ کرتے، ہچکچاتے نہیں، جھجکتے نہیں۔ مولانا کی صحبت میں ہر مذاق سے مراد یہاں پہ ذوق ہے، ہر ذوق کے لوگ اور ہر عمر کے لوگ موجود ہوتے۔ ان کے خلوص اور شگفتگی کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص مرحوم کی باتوں سے اپنی اپنی جگہ لطف اندوز ہوتا۔ بوڑھوں میں وہ ایسے نظر آتے تھے جیسے بوڑھے خود ان کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ نوجوان اور بچوں میں ایسے معلوم ہوتے جیسے ان سے زیادہ دلچسپ کوئی اور نہیں، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کی ان کو تاب نہ تھی، یعنی سکت نہ تھی۔ یہ زبان کی غلطی یا شاعری کے اسکام سکم کی جمع مراد کیا ہے؟ خرابی یا خامی۔ تو اسکام کا ہوگا خرابیاں اور خامیاں، یعنی زبان یا شاعری میں اگر کہیں وہ خرابی یا خامی دیکھتے لفظوں کے اعتبار سے یا موقع محل کے اعتبار سے تو پھر وہ نہیں رہ سکتے تھے بولنے سے۔ کہتے تھے زبان کی غلطی کیسے سن لوں، ساری عمر اسی میں گزاری۔ زبان و بیان میں کہیں کوئی سکم دیکھ یا سن پاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے پتھر کھینچ مارا۔ مولانا کی اس بات پر ہم سب خوب ہنستے، لیکن وہ اس بارے میں کبھی تکلف یا تأمل سے کام نہ لیتے۔ مولانا جیسا قادر الکلام اور زود گو شاعر میری نظر سے کم گزرا ہے۔ قادر الکلام وہ شاعر ہوتا ہے جسے شعر کہنے پر مکمل قدرت حاصل ہو، اور زود گو وہ شاعر جو بہت زیادہ شعر کہتا ہو۔ شعر کہنا ان کے نزدیک اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ نثر لکھنا۔ کئی سال ہوئے دکن کے ایک اخبار میں چند مضامین شائع ہوئے تھے جو اعلیٰ حضرت خسرو دکن کے خرد سال جگر گوشہ کی غیر متوقع سانِ وفات پر ہوش بالگرامی نے لکھے تھے۔ خسرو دکن یعنی دکن کا بادشاہ، دکن کا حاکم جو تھا خسرو۔ خرد سال ہوتا ہے چھوٹا، کم عمر، چھوٹی عمر کا،
जिगर गोशा बेटा, गैर मतवक्को अचानक, सानहा हादसा, और जिनमें बाज़ फरमूदात खुसरवी यानी खुसरो के कुछ इरशादात, फरमूदात, अक़वाल, इरशादात भी शामिल हैं। मौलाना एहसन मरहूम ने इन मज़ामीन को मसनवी के पेराए में कलम बंद करना शुरू किया। कलम बंद करना, तहरीर करना, लिखना। मसनवी एक सिनफ़े सुख़न है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मसनवी में कोई भी कहानी, कोई भी दास्तान मंजूम कलम बंद की जाती है और इसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम कवाफ़ी हम रदीफ़ होते हैं। एक शेर का मिसरा कवाफ़ी हम रदीफ़ है तो अगले शेर का बदला जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि शेर के दोनों मिसरे हम कवाफ़ी हम रदीफ़ हों। इसके अलावा अगले शेर का काफ़िया और रदीफ़ बदली भी जा सकती है और नहीं भी बदली जा सकती, लेकिन इसमें मसनवी के लिए ये ज़रूरी है, सना से निकला है कि दो मिसरे दोनों हम कवाफ़ी हम रदीफ़ होने चाहिए। आलम ये था कि शोबा उर्दू में बैठे हुए हैं हर तरह के तलबा और रुफ़्क़ाए-कार दोस्त अहबाब से गुफ्तगू भी जारी है, इल्मी बहसों में भी हिस्सा ले रहे हैं, हंसी मजाक में शरीक हैं और मसनवी भी लिखी जा रही है। मुश्किल से 3-4 दिन गुजरे होंगे कि मसनवी मुकम्मल हो गई। मौलाना की मुश्किलात उनकी वही थी कि शायरी के हवाले से जो दिक्कत पसंदी थी कि अर्करेज़ी से काम करना, तहकीक से काम करना, और उनके शायराना कमाल का अंदाज़ा उस वक्त हो सकता है जब असल मज़ामीन जिनसे ये मसनवी मौसूम बा शाहकार उस्मानी लफ्ज़न व मानन, लफ्ज़न लफ्ज़ी लिहाज से, मानन मानों के एतबार से माहूज़ का मतलब होता है अहज़ किया हुआ, पेशे नज़र हों। जब वो सामने हो तो फिर उनके कमाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक किताब सबूत के तौर पर, यानी वो मसनवी जो किस्से शाहकार उस्मानी से जो मौसूम है, वो कहते हैं कि जब वो आपके सामने हों तो फिर आप उनकी शायराना कमाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लफाजी के एतबार से भी और मानवी एतबार से भी।